हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बर्ड ब्रीडिंग बाय लखविंदर। एंड आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें बर्ड्स में होने वाली कॉमन बीमारियों को हम कवर करेंगे। कौन सी बर्ड्स में बीमारियां आसानी से हो जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, वो कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ में कवर होंगी। तो आज जो मैंने डिज़ीज़ पिकअप करी है वो है फ्रेंच मोल्ड, जो यूजुअली बजीज़ के अंदर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फ्रेंच मोल्ट? तो फ्रेंच मोल्ट एक बीमारी है जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है। तो चलिए एक छोटी सी स्टोरी से मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रेंच मोल्ट इस बीमारी का नाम कैसे पड़ा। काफ़ी सालों पुरानी बात है, फ्रांस से कुछ बजीज़ को जर्मनी में इंपोर्ट किया गया। जब ये बजीज़ जर्मनी पहुंची तो जो इनके रेप्यूटेड ब्रीडर्स थे उन्होंने इनको ब्रीड करवाया। तो जो ब्रीडर्स थे उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जैसे ही जो इनके चिक्स थे, इन पेयर्स के जो चिक्स थे वो नेस्ट छोड़ने के लिए तैयार थे, तभी उन्होंने उनमें एक डिफेक्ट देखने के लिए मिला। जो उनके फेदर्स थे वो धीरे धीरे झड़ने लगे। पहले टेल के फेदर झड़े, फिर विंग्स के फेदर झड़ने लगे, धीरे धीरे पूरी बॉडी के ही फेदर झड़ गए एंड लास्ट में इवन जो बर्ड्स थी उनकी डेथ हो गई। क्योंकि जो ये बर्ड्स थी वो फ्रांस से इंपोर्ट करी गई थी, तो इस बीमारी का नाम रख दिया गया फ्रेंच मोल्ट। द नेम फ्रेंच मोल्ट was used because the disease frequently affected offspring of budgerigars that had been imported into Germany from France. French mold is a disease of young budgerigars characterized by abnormal feathering. जो फ्रेंच मोल्ट बीमारी है ये यूजुअली हमको ज़्यादातर हमको देखने के लिए मिलती है बजरीज़ में, यूजुअली जो बजीज़ के चिक्स होते हैं उनके अंदर। एंड इसमें क्या होता है, जो उनकी फेदरिंग होती है वो प्रॉपरली नहीं होती, या फिर फेदरिंग एक बार हो जाती है बट जैसे ही वो अपना नेस्ट छोड़ने के लिए तैयार होते हैं धीरे धीरे सारे के सारे पंख झड़ने लग जाते हैं। द कंडीशन हैज़ ओकेजनली बीन रिपोर्टेड इन यंग लव बर्ड्स एंड अदर सिटाकाइन स्पीसीज। सो ये जो कंडीशन है, जो फ्रेंच मोल्ट है, यूजुअली हमको बजीज़ में देखने के लिए ही मिलती हैं, बट काफ़ी बार हमको ये लव बर्ड्स या कॉकटेल्स में भी देखने के लिए मिली है। तो जो ये डिज़ीज़ है फ्रेंच मोल्ट है, इसका असली रीज़न क्या है? जो इसका कॉजेटिव एजेंट है, जिस वजह से ये फैलती है या जिस वजह से ये होती है, उसका कारण एक वायरस होता है। एंड उस वायरस को हम बोलते हैं पोलियोमा वायरस। इट इज़ अ वायरल डिजीज़ कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड पोलियोमा वायरस। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेंच मोल्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बर्ड है जिसके जो फेदरिंग है वो काफ़ी अनयूजुअल है। इसकी ये जो पिक्चर है ये मेरी एक फ्रेंड है लंदन की। शी इज़ अ वेरी गुड रेप्यूटेड ब्रीडर एंड उसके पास एक ये चिक हैच हुआ था जिसको फ्रेंच मोल्ट की डिजीज़ थी। तो चलिए देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे सिम्टम्स लिखे गए हैं हमेशा उसका ये मतलब नहीं होता कि आपके बर्ड को पोलियोमा वायरस है। बर्ड्स में और भी काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें फेदर लॉस होता है, जैसे कि बीक एंड फेदर डिजीज़, और भी काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। तो जब तक आप एक डायग्नोसिस टेस्ट ना करवा लें जिससे कंफर्म ना हो जाए पोलियोमा वायरस, तब तक हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि आपकी बर्ड को फ्रेंच मोल्ट डिजीज़ है। तो देखते हैं ये फ्रेंच मोल्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जो पहला सिम्टम होता है, जो मेन सिम्टम इस बीमारी का है, वो होता है फेदर लॉस। तो देखिए जो ये बर्ड है यहाँ पे इसकी जो फेदर लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे इसकी यहाँ पे भी फेदर्स नहीं है, यहाँ पे भी फेदर्स नहीं है। एंड इस बर्ड को देखिए, जो ये यंग बर्ड है एंड इसकी जो फेदरिंग है वो देखिए, जो उसके विंग फेदर्स होते हैं, जो यहाँ पे लंबे वाले फेदर्स होते हैं,
फ्लाइट फेदर्स हम उसको बोलते हैं, वो भी झड़ गए हैं। और जो नेक्स्ट सिम्टम होता है वो है लिथर्जी, मतलब अगर आपकी बर्ड काफ़ी ज़्यादा सुस्त रहती है या काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट है कि डायरिया, अगर आपकी बर्ड को मोशंस हैं या दस्त हैं जो काफ़ी टाइम से हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब कि अगर आपकी बर्ड को भूख नहीं लगती, ज़्यादा खाना वाना नहीं खाती। नेक्स्ट होता है ट्रिमर ब्रूइसिंग, मतलब अगर आपकी बर्ड काफ़ी ज़्यादा हाँफती है, अगर आपकी बर्ड काफ़ी ज़्यादा शिवरिंग कर रही है तो ये भी रीज़न हो सकता है। अगर ठंड में शिवर करे तो वो अलग बात है, बट अगर गर्मी में भी शिवर कर रही है तो ये एक डिज़ीज़ या और डिज़ीज़ का भी लक्षण हो सकता है। रेडेंट स्किन, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो ये स्किन है यहाँ पर ज़्यादा लाल लाल दिख रहा है, जो स्किन होती है उसका लाल हो जाना, उसको हम रेडेंट स्किन बोलते हैं। देन स्मॉल सोर्स, छोटे छोटे सोर्स देखने के लिए मिलना। स्वोलन बेली, अगर जो बेली मतलब कि जो पेट होता है, ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं एनलार्ज होना, काफ़ी ज़्यादा फैल जाना या मोटा हो जाना, ये भी एक लक्षण हो सकता है फ्रेंच मोल्ट का। नेक्स्ट इज़ एंड लास्ट इज़ सडन डेथ, अगर सडनली डेथ हो गई बर्ड की, कोई सिम्टम देखने के लिए नहीं मिला, तो ये भी एक फ्रेंच मोल्ट की निशानी हो सकती है। बट ये सारे सिम्टम्स होने के बावजूद जब तक आप एक डायग्नोसिस टेस्ट ना करवा लें तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि आपकी बर्ड को फ्रेंच मोल्ट है या नहीं। नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच मोल्ट, फ्रेंच मोल्ट के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों होती है ये फ्रेंच मोल्ट, तो चलिए एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। While the actual cause of French molt is unknown, certain factors tends to increase the incidence and severity of the condition. जो actual cause है फ्रेंच मोल्ट का वो आज तक पता नहीं चला है कि वो क्या होता है, बट स्टिल ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो फ्रेंच मोल्ट होने के चांसेस या संभावना को बढ़ा देती हैं, एंड वो है फर्स्ट स्ट्रेस ड्यू टू ओवर ब्रीडिंग, अर्ली ब्रीडिंग या आउट ऑफ सीजन ब्रीडिंग। अब ये तीनों वर्ड वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। ओवर ब्रीडिंग मतलब कि अगर आप एक सीज़न में कुछ ज़्यादा ही क्लचेस ले रहे हैं एक बर्ड से, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है। अगर अर्ली ब्रीडिंग, अगर आपकी बर्ड अभी तक रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं है, अभी तक बर्ड यंग ही है एंड उसको अगर ब्रीड करा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का स्ट्रेस कॉज करेगी बर्ड को, एंड हो सकता है कि उसको फ्रेंच मोल्ट हो जाने के लक्षण या चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आउट ऑफ सीज़न ब्रीडिंग, काफ़ी लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बर्ड को ब्रीड करवाते हैं, इवन क्या गर्मियों में ब्रीड कराते हैं, या इवन जो रूम्स होते हैं रूम्स के अंदर लाइट लगा लगा के ब्रीड करवाते हैं ताकि बाहर जैसा उनको इन्वायरमेंट मिले। बट ये एक तरीके का स्ट्रेस आ जाता है बर्ड के ऊपर, एंड आपको पता होना चाहिए कि अगर बर्ड पे कोई भी स्ट्रेस होता है तो उसकी कोई भी इन्फेक्शन को कैच करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पूर हाइजीन। पूर हाइजीन मतलब कि जो उनका इन्वायरमेंट है, आप अच्छी तरह केजेस की जो क्लीनिंग नहीं करते, उनको अच्छी तरह डिसइंफेक्टेंट से क्लीन नहीं करते, एंड वो यूजुअली आपका एक बहुत मेन रीज़न है जिससे फ्रेंच मोल्ट हो। नेक्स्ट होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस सच एज प्रोटीन और अमीनो एसिड डेफिशिएंसी इन प्रोवेंट्रिकुलर सिक्रीशन ऑफ द नर्सिंग अडल्ट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ही चिक्स हैच होते हैं, वो जो अडल्ट बर्ड्स, जो फीमेल्स या मेल जो भी बच्चों को फीड कराते हैं, उनके अंदर अगर अमीनो एसिड की या प्रोटीन्स की कमी है, तो वो जो चिक्स होते हैं उनको पेरेंट से उतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाता। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे चिक्स हैच होते हैं, तब जो फीमेल होती है जब वो फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को फीड करवाती है, स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ में जब फीड करवाती है, जो वो फीड पास कर रही है उसके अंदर कुछ वो ऐसा सब्सटेंस भी पास कर रही है, ऐसा केमिकल्स भी पास करती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन से अमीनो एसिड होते हैं। एंड अगर उस टाइम पे जो बर्ड होती हैं उसको, वो जो चिक्स होते हैं उनको ये अमीनो एसिड या प्रोटीन की कमी मिली एंड वो पास नहीं हुए,
तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ा देती है कि आपकी बर्ड को फ्यूचर में फ्रेंच मोल्ट हो जाए। नेक्स्ट होता है पैपोवा वायरस इन्फेक्शन। पैपोवा वायरस इन्फेक्शन ये भी एक टाइप का वायरस है जिसमें वो भी चांसेस बढ़ा देता है कि आपकी बर्ड को फ्रेंच मोल्ट हो सकता है। नेक्स्ट होता है बजरीगर पॉक्स वायरस। पॉक्स एक ऐसी कंडीशन है, आई पॉक्स देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलने के लिए मिलता है। अगर आपकी बर्ड को पॉक्स है एंड उस कंडीशन में अगर वो किसी ऐसे बर्ड से कांटेक्ट में आ जाती है जिसको फ्रेंच मोल्ट है, तो वो उसको कैचअप कर लेगी, बट उसी टाइम पे विजुअली दिखाएगी नहीं, बट वो हमेशा अपने बॉडी के अंदर कैचअप करके रखेगी उसको। नेक्स्ट है स्ट्रेन्स विद द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच मोल्ट। मतलब कि कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो अडल्ट हो जाती हैं बट जिनकी डेथ नहीं होती, जिनके अंदर फेदरिंग होती है। जब फेदरिंग लॉस होती है बट जैसे जैसे टाइम होता है वो बड़ी हो जाती हैं, बट उनके अंदर वो वायरस होता है बट वो शो अप नहीं करती। तो अगर हम उन बर्ड को ब्रीड कराएं एंड तो इससे भी हमारी अवेली में फ्रेंच मोल्ट आ जाता है। द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट्स टू इंड्यूस ब्रीडिंग ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑफ सीजन। काफ़ी लोग, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट में ये डिस्कस किया था, आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ करते हैं ब्रीडिंग स्टिमुलेट करने के लिए ताकि ब्रीडिंग करवा सके बर्ड से। तो ये चीज़ जायज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं करानी चाहिए। नेक्स्ट होता है डायग्नोसिस ऑफ फ्रेंच मोल्ट। डायग्नोसिस ऑफ फ्रेंच मोल्ट मतलब कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी बर्ड को फ्रेंच मोल्ट ही है या कोई और बीमारी नहीं। तो ये कुछ नॉर्मल कुछ टेस्ट हैं जो करा के आपको पता चल सकता है कि आपकी बर्ड को फ्रेंच मोल्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है वो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अफेक्टेड फेदर्स। इसमें क्या होता है कि जो फेदर्स होते हैं उनको आप जो लेबोरेटरीज़ होती हैं वहाँ पर पास करते हैं एंड वहाँ पर मिलने के बाद वहाँ पर इन फेदर्स के ऊपर चेक किया जाता है कि वो वायरस जो पॉलियोमा वायरस है वो इन फेदर्स के अंदर है या नहीं। नेक्स्ट होता है सीरोलॉजी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो बर्ड की बॉडी होती है उससे ब्लड लिया जाता है एंड ब्लड लेने के बाद उसमें देखते हैं कि हमारे पास उस पॉलियोमा वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी गई है कि नहीं। अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारी बर्ड के अंदर पॉलियोमा वायरस है। नेक्स्ट होता है कल्चर फॉर एवियन पॉलियोमा वायरस। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ब्लड या कोई भी सीरम ले लेते हैं। लेने के बाद हम क्या करते हैं, एक कल्चर के अंदर इसको क्या बोलते हैं, कल्चर के अंदर इसको जो कल्चरिंग करते हैं, एक्चुअली जो वायरस होता है हम उसकी कल्चरिंग करते हैं। हम उस वायरस को पीसीआर एक टेक्निक होती है, पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं उसको। उस टेक्निक से क्या होता है कि अगर ब्लड के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल 0.1% भी अगर वायरस है तो उसकी हम जो मात्रा होती है वो वायरस की बढ़ा देते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है आसानी से ये इसके अंदर है ही पॉलियोमा वायरस है कि नहीं। नेक्स्ट वही जैसे कि मैंने आपको पीसीआर के बारे में बताया, ये वही चीज़ है। देखिए जो फ्रेंच मोल्ट होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर पॉलियोमा वायरस। तो हमेशा जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमेशा हमें पहले ही कुछ प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर या प्रिवेंटिव मेजर हमें लेना चाहिए उसे वो है मेंटेन गुड हाइजीन। हमें अपने जो केजेस हैं उनको डिसइंफेक्टेंट से यूजुअली हर वीकली या 2 या 3 दिन में क्लीन करते रहना चाहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए कि अगर आपकी अवेरी में वो आ भी गया पॉलियोमा वायरस तो उसको हम किल कर सकें। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि आप ठीक नहीं करते हैं, अपना केज को साफ़ नहीं करते हैं एंड उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो फीकल मैटर जो उनकी पॉटी होती है बर्ड्स की वो केजेस में ही रहती हैं एंड काफ़ी टाइम वो बर्ड्स उसको खा भी जाती हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक अफेक्टेड बर्ड है, फ्रेंच मोल्ट इसको है, हमको विजुअली दिख नहीं रहा है, अगर वो जब पॉटी करती है एंड किसी दूसरी बर्ड अगर उसको खा लेती है तो तब भी फ्रेंच मोल्ट जो डिजीज़ है, जो पॉलियोमा वायरस है, वो दूसरी बर्ड को, अनअफेक्टेड बर्ड को पास हो जाएगा। नेक्स्ट होता है वैक्सीनेशन। अगर इंडिया में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल थिंग है देखने के लिए, बट वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने एवियन जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उससे कंसल्ट करिए एंड उनसे पता करिए कि क्या हुआ है उनके
टच में कोई वैक्सीनेशन ऐसी है या नहीं। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन होती है, बट इंडिया में आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ अभी तक आया है। एंड जो नेक्स्ट है वो है गुड डाइट प्लान। तो कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, हमेशा एक गुड डाइट प्लान को मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गुड डाइट प्लान मतलब जिसके अंदर प्रोटीन या अमीनो एसिड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा हो। नेक्स्ट इज़ इम्यून बूस्टर्स ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो बर्ड्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेट करने से क्या होता है कि जो बर्ड की इम्यूनिटी होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड काफ़ी टाइम क्या होता है कि बर्ड्स खुद ही अपने आप उस वायरस को अपनी बॉडी से रिमूव कर देती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ फ्रेंच मोल्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर इज़ नो करेंट ट्रीटमेंट फॉर पॉलियोमा वायरस, बट स्टिल काफ़ी सारे ड्रग्स या मेडिसिन्स हम यूज़ करते हैं। वो उनको चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन लार्ज बर्ड्स several therapies including various immunostimulants and antiviral drugs designed for other viruses have been suggested। यूजुअली अभी तक बजीज के लिए कुछ ऐसा चीज़ ट्राई करी नहीं गई है, बट स्टिल जो लार्ज बर्ड्स हैं उनके अंदर काफ़ी हद तक जो ये पॉलियोमा वायरस है उसको हमने बाहर निकाल के फेंक दिया गया है या उसको किल कर दिया गया है। तो जो कॉमनली यूज़ करे जाते ड्रग्स हैं वो हैं कि सबसे पहले है इंटरफेरॉन थेरेपी। इट्स अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोस्टिमुलेंट। इंटरफेरॉन क्या होता है कि हमारी बॉडी ना, ह्यूमंस में भी ये होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, जैसे ये वो एक वायरस को क्या कहते हैं एनकाउंटर करती है तो इंटरफेरॉन्स रिलीज़ होते हैं। इंटरफेरॉन्स एक टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो वायरस के लिए वायरस से लड़ती हैं। तो ये कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो हम बर्ड की बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। नेक्स्ट होता है एसाइक्लोविर। तो ये एक टाइप का एंटीवायरल ड्रग है विद स्पेसिफिक एक्टिविटी अगेंस्ट हर्पीज़ वायरस। जो ह्यूमंस में हर्पीज़ वायरस जो होता है वो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड यही चीज़ काफ़ी बार हमने जो फॉरेन कंट्रीज़ में देखा गया है कि जो लार्ज बर्ड्स होती हैं उनको अगर ये चीज़ से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए तो पॉलियोमा वायरस काफ़ी हद तक या पूरी तरह किल कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ AZT। ये है अजीडोथाइमिडीन, एन एंटीवायरल ड्रग विद एक्टिविटी अगेंस्ट सम रेट्रोवायरस। जो अजीडोथाइमिडीन है ये एक टाइप का ड्रग है जो यूजुअली HIV को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है कि ये भी पॉलियोमा वायरस को किल करने में हेल्प करता है। जो भी यहाँ पे ड्रग्स बताए गए हैं ये बर्ड को काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प करते हैं उस कंडीशन से बाहर लाने के लिए। बट आपको एक चीज़ बता दी जाए कि वायरस एक बार अगर बॉडी के अंदर आ गया तो कभी भी बाहर नहीं जाता, उसको कभी भी हम क्योर नहीं कर सकते। तो यूजुअली हम, जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हमको प्रिवेंशन ही रखना चाहिए क्योंकि इस चीज़ का कोई इस डिज़ीज़ का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। Evidence suggests that some of these therapies may be effective for the treatment of large birds with clinical signs suggestive of avian polyoma virus। अगर किसी लार्ज बर्ड को पॉलियोमा वायरस के सिम्टम्स हैं एंड अगर उसको डायग्नोसिस कराए, उसका डायग्नोसिस टेस्ट किया एंड अगर वो पॉजिटिव आती है पॉलियोमा वायरस के लिए, तो ये जो ड्रग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा तक इफ़ेक्टिव रह चुके हैं। ऑन द स्पेक्यूलेटिव थेरेपी ऑफ दिस स्पेक्यूलेटिव थेरेपीज इंटरफेरॉन में बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग। जो इंटरफेरॉन थेरेपी होती है ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ डाइट और सप्लीमेंटेशन। वो तो चलो जो ड्रग्स हैं वो तो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, बट हम कुछ ऐसी चीज़ अपने आप भी कर सकते हैं जिससे हम ये फ्रेंच मोल्ट को कभी एनकाउंटर ही नहीं करें। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले हमको जो बर्ड होती है उसकी डाइटरी, जो उसका डाइट प्लान उसको मेंटेन रखना चाहिए। जैसे कि डाइटरी पुअर फेदर्स कंडीशंस, लॉन्ग मोल्ट्स एंड फ्लेकी बीक्स मे बी द रिजल्ट ऑफ डाइट डेफिशिएंसी इन द एसेंशियल अमीनो एसिड दैट इज़ मिथ्योनाइन। तो अगर आपकी बर्ड की पुअर फेदर ग्रोथ हो रही है या काफ़ी
महीनों तक उसकी जो मोल्टिंग हो रही है, पंख झड़ना जो होता है, पंख झड़ के नए पंख आना, उसको मोल्टिंग कहते हैं, वो हो रही है। तो ये एक तरीके का सिम्टम है कि आपकी बर्ड के अंदर अमीनो एसिड की कमी है। एंड जो अमीनो एसिड जो मेन रीज़न होता है जिसकी कमी होती है वो होता है मिथ्योनाइन। दिस रिक्वायरमेंट फॉर मिथ्योनाइन टेंड्स टू इंक्रीज व्हेन accumulated levels of toxic substance in the body increases। इसका मतलब कि जो मिथ्योनाइन की इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है जब बर्ड की बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, वो उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। एंड अगर ये चीज़ को अगर हम कंसिडरेशन में ना लें तो काफ़ी बार बर्ड की डेथ भी हो जाती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाई लेवल्स ऑफ मिथ्योनाइन कैन बी फाउंड। ये सब कुछ सीड्स के नाम हैं जो रिच होते हैं मिथ्योनाइन में, अमीनो एसिड के। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सीशम सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ब्राज़ील नट्स, फिश, मीट, eggs as well as various lentils. Significant amount can also be found in spinach, potatoes and boiled corn. इनके अंदर भी मिथ्योनाइन काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलता है। तो अगर आप ये बर्ड के डाइट में इंक्लूडेड रखते हैं तो आपकी बर्ड की जो मिथ्योनाइन की कमी है वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा सप्लीमेंटेशन इज़ अनदर ऑप्शन फॉर बर्ड्स that don't have access or refuse to eat food rich in methionine। अगर आपकी बर्ड ये सारे खाने से रिफ्यूज़ कर देती हैं तो एक चीज़ होती सप्लीमेंटेशन होता है, वो होता है स्पाइरुलिना विच इज़ रिच इन द अमीनो एसिड। स्पाइरुलिना ये कुछ थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये बॉडी अगर हम आपके बर्ड्स को खिलाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके बर्ड्स के अंदर अमीनो एसिड की जो कमी है वो हम उसको ठीक कर सकते हैं या उसको एनकाउंटर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ वंस न्यूट्रिशनल नीड्स आर मेट। एक बार जब ये सारी न्यूट्रिशनल मेट एक बर्ड की अगर मिथ्योनाइन की कमी अगर हमने पूरी कर दी तो हमको जो रिज़ल्ट है वो 9 से 12 महीने के बाद देखने के लिए मिल जाएंगी। जो फेदरिंग है जो उसकी फेदरिंग है वो फिर से नॉर्मल होने लग जाती है।